हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का भूगोल यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है संसाधन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है, यानी जिसका हम उपयोग कर सकते हैं वही संसाधन कहलाता है। अगला प्रश्न है, अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि। जो संसाधन कभी समाप्त नहीं होते हैं उन्हीं को हम अक्षयशील संसाधन कहते हैं। जैसे में उदाहरण में है सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु। देखिए, पवन और वायु दोनों एक ही है। सूर्य का प्रकाश हो गया, वायु हो गया, ये सब अक्षयशील का संसाधन है। अगला है, जीवाश्मीय ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाती हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवाश्मीय ईंधन भी एक ऐसा ही संसाधन है जिसे पुनः प्राप्त होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, यानी इनका जब निर्माण होता है तो बहुत ही यानी हजारों वर्ष लग जाते हैं इनका निर्माण होने में। इसी कारण इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। तो इसमें बताया क्या गया है कि अनवीकरणीय ईंधन क्या कहलाता है? जो सीमित मात्रा में हो, एक बार अगर उसका हम उपयोग कर लेते हैं तो उन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार होता है जीवाश्मीय ईंधन, क्योंकि इसे बनाने में हजारों वर्षों लग जाते हैं, इसलिए इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे विकास को ही सतत पोषण विकास कहते हैं। हम एक लाइन में समझें तो बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए जो विकास होता है उसे ही हम सतत पोषण विकास कहते हैं। अगला हम देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला है मृदा का संरक्षण। मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 मीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए, जिससे वायु वेग का प्रभाव न पड़े, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। पशु चारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। अपरदन क्या होता है? जैसे में ज़्यादा तेज बारिश आने की वजह से जो मिट्टी होती है उसमें दरार आ जाता है, उसे भी अपरदन कहते हैं। यानी मिट्टी बहकर चल जाती है और बचता क्या है? दरार हो जाता है मिट्टी में। इसमें देखिए अपरदन कितने प्रकार से होता है। एक तो वायु से होता है और एक जल से होता है। वायु से कैसे होता है? जहाँ आप देखिए, जहाँ तक पेड़ कम होते हैं वहाँ पर तेज वायु जब बहती है उसके वेग से मिट्टी जो होती है वो फट जाती है, उससे भी अपरदन होते हैं। यानी वायु से भी अपरदन होता है और जल से भी। इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पशु चारण, जो पशुएं चरते हैं उन्हें हमें रोक लगाना होगा। खेतों में मेड़ बनाना होगा ताकि मिट्टी जो है वो बहकर आगे न जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना होगा ताकि जो वायु का वेग है उसे भी रोके और जो मिट्टी है वो बहकर आगे न जाए। आगे देखते हैं, वृक्षों का संरक्षण। औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है, अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर
वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। अगला है खनिज संरक्षण। खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए। जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो खनिज हमें आसानी से नहीं मिलती है उसके स्थान पर हम सस्ते धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर हम चाहें तो अगर किसी इलाके में ज़्यादा सोना है तो वो लोग सोने के तार बनाते होंगे, लेकिन सोना जो है वो बहुत ही महंगी धातु है, इसलिए हम सोने के स्थान पर एल्युमिनियम का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें क्या होगा, खनिजों का संरक्षण हो जाएगा। वैसे ही बोल रहा है कि जैसे धातुओं के स्थान पर हम प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं ताकि धातुएं का संरक्षण हो सके। आगे देखते हैं जल का संरक्षण। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके तथा टिकिल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर दिया गया है, हमने यहाँ पर जोड़ा बनाया है। कोयला जो कि जीवाश्म संसाधन है, सौर ऊर्जा यहाँ पर सौर प्रकाश है, अक्षयशील संसाधन है, और वन क्या है, मानव पूर्ति संसाधन है, मानव की पूर्ति करने के लिए, और सौर प्रकाश जो कि कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है, अक्षयशील संसाधन है, और कोयला जो कि जीवाश्म संसाधन है, इसे अनवीकरणीय भी हम कहते हैं। अगला प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिया गया है यहाँ पर पुल एक यहाँ पर रिक्त स्थानीय संसाधन है। तो पुल को कौन बनाता है, मानव बनाते हैं, तो वो मानव निर्मित है। जो चीज़ें यानी जो संसाधन मानव द्वारा बनाया गया है उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, और जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है उसे हम प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जैसे में उपजाऊ भूमि, ये कोई मानव नहीं बनाता है, ये हमें प्रकृति द्वारा भेंट मिला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रकृति। अगला संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है। तो विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।